राम राम सार्यालय। अनलॉकिंग सी के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एरेज की, स्ट्रिंग्स की, रिकर्सिव फंक्शन की, यूजर डिफाइंड फंक्शन की। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पॉइंटर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है सी की। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, हम बात करेंगे यूनियंस की। तो शुरू करते हैं सी में पॉइंटर्स। अब पॉइंटर होता क्या है? एक्चुअली सी लैंग्वेज में जो पॉइंटर है वो क्या होता है, एड्रेस स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल का। तो यदि मैं बोल रही हूँ इंटीजर वेरिएबल, तो उसका मैं यदि पॉइंटर उसको करूँ तो पॉइंटर क्या करेगा, उसका एड्रेस स्टोर करेगा। तो जब भी मैं एड्रेस की बात करती हूँ तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो साइज ऑफ पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर। हाउ इन 32-bit आर्किटेक्चर द साइज ऑफ पॉइंटर इज 2 बाइट। तो डिपेंड करता है कि साइज क्या रहने वाला है पॉइंटर का, लेकिन पॉइंटर बेसिकली पॉइंट करता है किसकी तरफ, एड्रेस की तरफ, किसी दूसरे वेरिएबल की। तो दिस वेरिएबल कैन बी टाइप ऑफ इंट, कैर, एरे, फंक्शन और एनी अदर पॉइंटर। तो आप जैसे चाहें उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट n इज इक्वल टू 10। तो n इज अ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? इंटीजर का। वैल्यू क्या है उसमें? 10। लेकिन जब मैं उसको पॉइंटर पे पॉइंट करूंगी, यानी कि मुझे क्या देना है, उसका एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करता है। ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे मेरा n वेरिएबल था, लेकिन उसका जो एड्रेस है एम्परसेंड से मुझे क्या मिलने वाला है, एड्रेस। जब हमने कॉल बाय रेफरेंस किया था तब भी मैंने आपको समझाया था कि जब हम कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, यानी कि हम क्या पास कर रहे हैं, हम उसका एड्रेस पास कर रहे हैं। और एड्रेस पास करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, एम्परसेंड। तो ये आपका क्या करेगा। और पॉइंटर को डिफाइन करने के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं आप, स्टार। तो स्टार से ये पता चलता है कि ये क्या है, एक पॉइंटर। तो जब भी आप डिफाइन करेंगे तो आप कैसे, उसकी टाइप स्टार और वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे मैंने स्टार पी किया, तो पी इज अ पॉइंटर। स्टार का मतलब क्या है, इट्स ए पॉइंटर जो किसको पॉइंट कर रहा है, एन वेरिएबल के एड्रेस को। तो पॉइंटर क्या कर रहा है और डिफाइन कैसे करना है, स्टार के साथ। A pointer can be increment or decrement to point to the next or previous memory location. तो यदि हम उसको प्लस करेंगे तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, माइनस करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे तो वो पीछे वाली लोकेशन पे जाएगा। लेकिन वो स्टोर तो क्या कर रहा है, एड्रेस। तो इसका जो मेन काम है, आप एग्जीक्यूशन को फास्टर बना सकते हैं पॉइंटर को यूज करके, क्योंकि एड्रेस पे कर रहा है, आप डायरेक्टली एड्रेस पे ही जाके, ये बिल्कुल पॉइंटर आपका क्या कर रहा है, जैसे आपके घर का एड्रेस वो आपको पॉइंट कर रहा है। यदि किसी के पास एड्रेस है तो वो तुरंत आपके घर आके आपसे जो भी काम है वो कर सकता है, आपसे मिल सकता है। लेकिन यदि उसके पास एड्रेस नहीं है तो क्या करेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, फाइल निकालनी पड़ेगी, 10 लोगों से पूछना पड़ेगा, पूछते पूछते आएगा। तो बिल्कुल वैसा सा ही एक काम है कि पॉइंटर डायरेक्टली एड्रेस स्टोर करता है, तो आपका काम आसान हो जाता है। पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड इज कॉल्ड वॉइड पॉइंटर और जेनेरिक पॉइंटर। यदि उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं डाला, किसी का भी एड्रेस नहीं डाला, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया है, तो वो क्या कहलाता है, वॉइड पॉइंटर और address of any type of variable. The size of the pointer depends on the computer architecture, 16 bit, 32 bit या 64 bit। तो उसके हिसाब से उसका साइज होगा। क्या यूज है पॉइंटर के, अभी मैंने आपको बताया, आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए आप पॉइंटर यूज कर सकते हैं, एरे को एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए कर सकते हैं, डायनामिक मेमोरी लोकेशन के लिए आप पॉइंटर को यूज कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कर सकते हैं, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, जहाँ पर मेमोरी एड्रेस आपको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू लोकेशन आपको चाहिए तो आप पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। कंपाइलर को कन्फ्यूजन ना हो और वो एड्रेस लेके सीधा वेरिएबल पे जाए, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और कंट्रोल टेबल की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ईच वेरिएबल अपार्ट फ्रॉम वैल्यू ऑल्सो हैज़ इट एड्रेस, ये तो हमें पता है। तो एड्रेस हमेशा कहाँ से आता है, एम्परसेंड, और उस वेरिएबल का नाम डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका एड्रेस। तो पॉइंटर वही करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी v को 0, प्रिंट /d/n
एम्परसेंड वी का मतलब क्या है, ये यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखवाएगा, ये क्या लिखवाएगा, उसका एड्रेस। तो द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज़, मान लो उसकी लोकेशन ये थी, तो आपकी लोकेशन रिटर्न करेगा। वहाँ पे आपको लग रहा है वी में ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही आपने एम्परसेंड लगाया तो वो किसको पॉइंट कर रहा है, उसके वी की जो लोकेशन पे वो स्टोर है उसको। तो अब वैल्यू स्टोर्ड इन अ नेम्ड स्टोरेज मेमोरी लोकेशन वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल को जो पॉइंट कर रहा है वो उसकी स्टोरेज मेमोरी एड्रेस को कर रहा है ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये फ़र्क है पॉइंटर वेरिएबल में। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, आपने क्या लिखा, इंट स्टार वाई। अब वाई इज़ अ पॉइंटर, लेकिन वो स्टोर क्या कर रहा है, उस वेरिएबल का एड्रेस। तो वेरिएबल तो क्या है, वैल्यू स्टोर करने के लिए, पॉइंटर क्या है, उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, पॉइंटर। तो सिंपल है, डेटा टाइप पॉइंटर वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पे आपने अब इसको कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो डिक्लेयर करने के लिए आप सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, तो यदि मुझे खाली पॉइंटर को डिक्लेयर करना है तो मैं क्या करूँगी, इंट स्टार पी। तो ये मेरा हो गया पॉइंटर डिक्लेयर। तो डेटा टाइप मैंने इंटीजर दी है, स्टार पॉइंटर उसका नाम मैंने पी दिया है। तो एस्ट्रिक के साथ आप किसी भी पॉइंटर को डिफाइन कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। आप इनिशियलाइज करनी है कोई वैल्यू, तो आपको क्या करना है, एम्परसेंड उस वेरिएबल का नाम जो भी मैंने आपको दिखाया। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने वेरिएबल वी का जो एड्रेस है वो आपने पॉइंटर वाई में डाला था। तो सेम वे, तो आप इस तरह से उसके एड्रेस डाल सकते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल है जहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, इसके साथ आपने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टार पी में आपने डाल दिया ए का। तो स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए इन पॉइंटर पी। तो जब एड्रेस स्टोर्ड इन ए वेरिएबल पी इज, तो मेरे को यहाँ लिखवाना है, तो ये क्या दिखाएगा, उसका एड्रेस। तो जब भी आपको एड्रेस लिखवाना है पॉइंटर का, तो यहाँ पे उसको देगा एक्सेसिंग द एड्रेस, वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल पी। तो आप जैसे ही स्टार पी देगा उसका एड्रेस, स्टार पी देगा उसकी वैल्यू। ये याद रखना है कि उस पॉइंटर यदि मैंने पी लिखा यानी कि वो उसकी लोकेशन एड्रेस उसके अंदर स्टोर है, लेकिन स्टार पी मीन्स पॉइंटर किस वैल्यू को वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा वो उसकी वैल्यू। तो जो पहला एड्रेस स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, तो ये जो पहली लाइन कोड है वो आपको रिटर्न करेगा उसका एड्रेस जो कि ये है, और ये जो है वैल्यू स्टोर्ड इन दिस, ये आपको रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू। तो वैल्यू क्या थी उसमें, 10। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे मिलेगी आपको वैल्यू और यहाँ पे मिलेगा आपको एड्रेस। तो इनिशियलाइज कर पॉइंटर में क्या, परसेंटेज पी करेंगे तो एड्रेस इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, परसेंटेज डी करेंगे तो डेसिमल, एक्स करेंगे तो हेक्साडेसिमल फॉर्म, प्रिंट द एड्रेस, और यू करेंगे तो फॉर्मेट एड्रेस इन अनअसाइंड इंटीजर फॉर्म। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्या है, मेरा है वेरिएबल मैंने लिया 20 इंट स्टार, तो ये डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल, ये तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने किसी वेरिएबल के साथ असाइन नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया है असाइन द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टू अ पॉइंटर। वेर में क्या था 20, अब इसका एड्रेस डाल दिया। जब मैं इसको रिटर्न लिखवाऊंगी तो यहाँ पे वैल्यू एट ptr, तो /p/d/d, तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू लिखेगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू ले। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये डिस्प्ले फंक्शन है, मैंने इस डिस्प्ले को कॉल किया तो ये क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट। तो रिटर्न क्या करेगा, पॉइंटर में क्या दिया उसने, अभी जो मैंने आपको दिखाया पॉइंटर, पहले उसने क्या लिखा, पॉइंटर में क्या था /p, यानी कि वो क्या दिखाएगा, उसका एड्रेस। वैल्यू क्या थी 20, और पॉइंटर किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, वो भी क्या थी 20। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जब उसको आप स्टार के साथ करोगे तो उस पॉइंटर की वैल्यू आपको डिस्प्ले करेगा। तो स्टार सर्व्स टू पर्पस, डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस्ड वेरिएबल। लेकिन जब आप एम्परसेंड यूज करेंगे तो एक ही पर्पस है, ओनली रिटर्न द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो ये याद रखना, एम्परसेंड हमेशा एड्रेस देता है और स्टार आपको दो काम करता है, एक तो पॉइंटर को डिक्लेयर करता है और उस रेफरेंस्ड वेरिएबल की वैल्यू आपको रिटर्न करता है। कैसे करता है, वेरिएबल का नाम था नम में थी वैल्यू 10। तो जब भी मैं पॉइंटर की बात करूंगी तो पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है वो तो 1000 है, ठीक है, ये जो वन था एड्रेस ऑफ द वेरिएबल नेम। अब जो एड्रेस ऑफ द पॉइंटर P1, पी पॉइंटर 1,
तो ये क्या होगा 2000 पे ये आ गया, ये इसके पास जा रहा है। तो एक्चुअली एड्रेस ऑफ पॉइंटर ये इस तरीके से मूव करेगा। तो इस एड्रेस पे वैल्यू क्या है 10। तो आप जब एम्परसेंड यूज़ करते हैं तो आपको एड्रेस रिटर्न कराता है, लेकिन जब स्टार यूज़ करते हैं तो आप उसको वैल्यू असाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंटर लिए हैं। अब ये जो पॉइंटर था 2 उसके अंदर वैल्यू थी 3000, तो उसके अंदर मतलब उसका एड्रेस था 3000, वैल्यू थी 2000, अब 2000 पे जाएगा। पॉइंटर 1 तो आप एक के साथ बहुत सारे पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। और एड्रेस ऑफ वेरिएबल नम, तो यानी कि पॉइंटर 1 में मैंने क्या स्टोर किया था, एड्रेस ऑफ, ये बिल्कुल ऐसा है, पॉइंट मेरा नम में है 10, ठीक है? फिर मेरे पास पॉइंटर है, पॉइंटर क्या है मेरे पास 1, तो पॉइंटर 1 में मैंने स्टोर किया एड्रेस ऑफ नम, और फिर पीटीआर 1 में मैंने स्टोर किया एड्रेस ऑफ पीटीआर 2 में स्टोर किया एड्रेस ऑफ पीटीआर 1। तो आप बेसिकली इस तरीके से इसमें मूव करते जाएंगे, लास्ट में आपको एड्रेस ऑफ वेरिएबल नम। तो पॉइंटर, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर का एड्रेस भी हो सकता है, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू भी वो ले सकता है। तो इस तरीके से आपका पॉइंटर काम करता है। Void pointer is special type of pointer. It can point to any data type from any integer value, a float to a string or a character, किसी को भी वो कर सकता है। Only thing is you have to use asterisk operator. The asterisk operator cannot be used on them. यानी कि आपको जो आपके void pointer हैं उस पे आपको asterisk operator use नहीं करना है। It is a sole limitation that the pointed data cannot be referenced directly. ये याद रखना है। Therefore, typecasting or assignment must be used to turn the void pointer to a pointer of a concrete data type to which we can refer. यदि आपने पॉइंटर को void रखा तो वो एक्चुअली तो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो कोशिश करें कि जब भी हम टाइप कास्टिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं तो void पॉइंटर को कुछ ना कुछ आप असाइन करें। तो जैसे यहाँ पे है, ये जो है वो void पॉइंटर है, void यानी कि इसकी कोई भी डेटा टाइप नहीं है। तो आप यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं है, लेकिन एड्रेस ऑफ ए का कर रहा है वो, तो जब आप ए करेंगे तो वो पॉइंट टू पॉइंटर इंटीजर में अपने आप वो टाइप कास्ट हो रहा है, क्योंकि वैसे तो उसकी कोई टाइप थी ही नहीं, लेकिन अब आप उसको टाइप कास्ट कर रहे हो किससे, इंटीजर पॉइंटर से। तो आपने उसको क्या दिया, इंटीजर पॉइंटर, तो ये पॉइंट किसको कर रहा है, ए वैल्यू को। तो इस तरीके से आप उसको पॉइंट करा सकते हो एस्ट्रिक लगा के। अदरवाइज़ यहाँ पे आपने उसको कोई भी टाइप डिफ़ाइन नहीं की है। तो जब आप इसकी आउटपुट निकालोगे तो ए, यहाँ पे तो ए लिखवाएगा, क्यों लिखवाएगा? क्योंकि वीपी में एड्रेस है, फिर ये उसको पॉइंट कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर में और फिर पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे जब आपने बी किया तो यहाँ पे आपने डबल में किया। तो इसने आपने टाइपकास्ट किसमें किया? डबल में टाइपकास्ट किया। तो ये आपको डबल वाली वैल्यू दिखा रहा है। Array and pointer, we can access the array element using its index, but this method can be eliminated by using pointer. यानी मैं उसका रेफरेंस यानी कि इंडेक्स वैल्यू के साथ मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन यदि मैं इंडेक्स वैल्यू यूज़ ना करना चाहूँ तो जो दूसरा तरीका है एरे को ट्रैवर्स करने का, वो क्या है, पॉइंटर मेक इट इजी टू एक्सेस ईच एरे एलिमेंट। अब वो कैसे करता है, जैसे मैंने यहाँ पे एरे इनिशियलाइज की 1 2 3 4 5 और पॉइंटर कर दिया। अब ये जो पॉइंटर है एरे को मैंने असाइन कर दिया पी में, यानी कि ये जो एरे का एड्रेस था, तो वी कैन ऑल्सो टाइप सिंप्लीफाई पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंड ए 0। ठीक है, मैंने वो ना करके सीधा अब ए को पी में डाल दिया, तो प्रिंटिंग द एरे एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर। अब जब मैं इसका लूप चला रही हूँ 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 5, तो ये लूप क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा। कैसे ट्रैवर्स करेगा, स्लैश एन एक्स जो कि हम प्रिंट करते हैं पॉइंटर एलिमेंट्स को, तो स्टार पी। अब ये क्या करेगा, एक एक करके एलिमेंट करता रहेगा पी प्लस प्लस, तो आपका जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट पे जाता रहेगा। या आप ये भी कर सकते हैं p+1, दोनों में से जो भी आपको यूज़ करना है। तो एक्चुअली ये इसी लाइन में है। तो आपके पास यहाँ इस लूप के अंदर 2 ही इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन 1 एंड इंस्ट्रक्शन 2। तो ये इसको ऐड करती जाएगी तो आपकी लोकेशन ऐड होती जाएगी। तो यहाँ पे लोकेशन यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है वैल्यू को, तो x की वैल्यू मतलब x लिखवाएगा पहला एलिमेंट, किसको पॉइंट कर रहा है, एरे को, तो पहले लिखाएगा 1, फिर 1 बढ़ गया, फिर लिखाएगा 2। तो यानी कि अब आपको
किसी भी एरे को आप एक बार इनिशियलाइज़ करके पॉइंटर के साथ ऐड कर दोगे, तो इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका पॉइंटर ही इंक्रीमेंट करके वैल्यू लिखवाता जाएगा, जो कि यहाँ उसने किया है 1 2 3 4 5। तो आपका जो पॉइंटर है वो एरे को लिखवाने के भी काम आता है। तो हाउ टू पास एन एंटायर एरे टू अ फंक्शन एज़ एन आर्ग्यूमेंट? तो आप विद द हेल्प ऑफ, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि आप एम्परसेंड से कॉल बाय रेफरेंस करते हैं, तो आप उसमें आपको क्या लगता है, आपको पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट को करना चाहेंगे, जहाँ पे आप पास बाय रेफरेंस करना चाहेंगे, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर। तो कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरा फंक्शन था, मैंने यहाँ पे दिया वेरिएबल 1, ये पॉइंटर है, var2 पॉइंटर नहीं है। तो आपने var2 को लेस देन var2 एक्सप्लेन वैल्यू ऑफ var array परसेंटेज d इज़ दिस। तो यहाँ पे आपने पॉइंट किया है var1 को। अब ये जो var1 है, var array जो आपने लिया है, ये आपने यहाँ से वैल्यू, देखो यहाँ से वैल्यू पास हो रही है, माई फंक्शन वेर एरे, यानी कि पूरी की पूरी एरे जा रही है। तो यहाँ पे आ गई। अब ये कितना आसान है अब इसको पॉइंट करना, यानी कि वेर 1 पहले 11 को करेगा, फिर 22 को करेगा, फिर 33 को करेगा, फिर 44 को करेगा, फिर 55 एंड सो ऑन। और जो वेर 2 है वो आपकी लिमिट दे रहा है आपको कि आपको कहाँ तक जाना है। तो 0 से लेके 0 इज़ एक्स इज़ लेस देन 7 तक आपको जाना है। ठीक है, शुरू से करना है 0 से। तो अब ये जो आपका जो माई फंक्शन आपने कॉल किया, ये जो var array है, ये किसके साथ जुड़ गया अब? पॉइंटर के साथ, var1 पॉइंटर के साथ। तो कितना आसान है अब इसके लिए। अब आपको array या कुछ यहाँ array देंगे और ये इसके साथ एक-एक एड्रेस को पॉइंट करता चला जाएगा। एक-एक वैल्यू बढ़ाते जाएँगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी एंड रिटर्न 0। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी हम array में के साथ पॉइंटर यूज़ करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि वो वैल्यू पास करके एक-एक करके पॉइंटर पॉइंट करता जाएगा। अब यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रही है, वैल्यू ऑफ var array 0, यहाँ पे है 0 इज़ 11, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या है यहाँ पे 11, 1 पे वैल्यू क्या है 22, 2 पे क्या है 33 एंड सो ऑन। तो जब आप पॉइंटर यूज़ करते हो एरेज़ के साथ, तो आपका काम काफ़ी ईज़ी हो जाता है, क्योंकि कॉल बाय रेफ़रेंस है, आपका पॉइंटर एक-एक से आगे बढ़ता चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे आप पास कर रहे हो आर्ग्यूमेंट नम, यहाँ पे उसकी वैल्यू, यानी कि ये जो नम वाली आपने एरे, अब यहाँ से आपने क्या पास किया? यहाँ से आपने एड्रेस पास किया। किसका एड्रेस पास किया? एरे का। आपने एरे बना दी और वो एरे पास कर दी इसके साथ नम पे, तो अब एक-एक करके उसकी वैल्यू को लिखाता चला जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 0। तो जब हम पासिंग एरे टू अ फंक्शन यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस जब भी करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर, और पॉइंटर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एड्रेस के थ्रू करता है। और पॉइंटर है क्या? वेरिएबल का एड्रेस लेता है, वही तो पॉइंटर है। तो आप जब भी कॉल बाय रेफरेंस करेंगे, तो आप एरे डायरेक्टली पास करके वैल्यूज़ को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो एरे वर्सेस पॉइंटर, सो इट इज़ अ वेरिएबल दैट होल्ड सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। जब मैं पॉइंटर की बात करूँ, विच होल्ड्स एन एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, इट कैन नॉट बी रीसाइज्ड। एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये 5 है, इसका साइज़ या 7 है, तो वही रहने वाला है, बट इट कैन बी रीसाइज्ड यूजिंग रीएलोक फंक्शन। तो इसमें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रीएलोक फंक्शन। तो वो यूज़ करके आप कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी रीअसाइंड, इट कैन बी रीअसाइंड। साइज ऑफ एरे गिव्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय द एरे, लेकिन यहाँ पे साइज ऑफ पी रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड टू स्टोर द पॉइंटर वेरिएबल ओनली, जो पी को करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करेगा साइज ऑफ। तो पॉइंटर एंड स्ट्रिंग, अभी हमने बात की पॉइंटर्स और एरे की, अब हम बात करेंगे पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग की। अब स्ट्रिंग क्या है? इट्स अ एरे ऑफ करेक्टर्स। तो जब एरे ऑफ करेक्टर्स है, तो वी नो दैट स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका लास्ट है नल के लिए, वो क्या है? /0 मार्क द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये नॉर्मल स्ट्रिंग थी जो हमने लास्ट वीडियो में भी की थी, कि आपने हेलो लिखा और उसका साइज क्या था? 6। अब ये क्या स्टोर करता है? HELLO एंड /0 विच इज़ टर्मिनेटिंग करेक्टर। हमने यही बात की थी लास्ट वीडियो में कि स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? /0। सो वी कैन क्रिएट अ करेक्टर पॉइंटर। अब हमें, जैसे हमने इंट के वेरिएबल का पॉइंटर किया था, ऐसे हम स्ट्रिंग का भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग
पॉइंटर पीटीआर। तो अब ये जो पॉइंटर है उसकी डेटा टाइप बन गई कैर, और वो पॉइंट किसको कर रही है, जो भी स्ट्रिंग आप उसमें एंटर करना चाहेंगे। ठीक है, तो कैर आपने दिया हेलो, तो उसका एड्रेस लेगा ये, तो पीटीआर में क्या आया 1000, और कहाँ तक, एड्रेस 8000, वैल्यू क्या आई पीटीआर में 1000। तो आप जब भी पॉइंटर की बात करेंगे तो आप एक्चुअली इस तरह से आपने जो एड्रेस असाइन किया वो उसको यहाँ पे वैल्यू को, एड्रेस की वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो ये सिंपल एग्जांपल आपने ये दिया, इसके साथ जोड़ दिया, फिर आप स्ट्रिंग ptr नॉट इक्वल टू स्लैश ज़ीरो तब तक लिखवाते जाओ, तो वो कैरेक्टर को लिखवाता चला जाएगा और ptr को 1 से बढ़ाता चला जाएगा। तो कब तक बढ़ाएगा, जब तक कि आपकी वैल्यू स्लैश ज़ीरो नहीं आ जाती। तो अभी इससे ये तो समझ में आ गया कि जहाँ भी हम स्टार पॉइंटर लिखेंगे, खाली पीटीआर लिखेंगे तो वो एड्रेस है, और जहाँ पे लिखा स्टार पीटीआर तो वो किसको पॉइंट करेगा, वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो ये वैल्यू उठाएगा यहाँ से। कब तक उठानी है, जब तक कि आपका एंड ऑफ कैरेक्टर नहीं आ जाता, और तब तक वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाता रहेगा और पॉइंटर को 1 से ऐड करता रहेगा, और आपको क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग आप लिखवा देंगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, लिखा सकते हैं। तो से जैसा हमने पहले एरे के साथ काम किया था बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पे, कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल str ptr टू स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू ओनली। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल एग्जांपल है, आपने str ptr यूज़ किया, स्ट्रिंग पॉइंटर, उसमें आपने हेलो डाला, और आपने एक और पॉइंटर लिया टी, प्रिंट द स्ट्रिंग, जो कि पूरी स्ट्रिंग लेके रखा है। तो आप जब इसको कंपेयर करोगे, सेम वे प्रिंट सी, मूव द पॉइंटर टू द नेक्स्ट, और एक एक करके बढ़ाता रहेगा और लिखवा देगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रिंग को भी हैंडल करना बहुत आसान है पॉइंटर के थ्रू। इनके आप एक एक करेक्टर को पॉइंट करते जाएंगे और वो वैल्यू आपकी लेता चला जाएगा। तो वहाँ पे हमने 2 पॉइंटर यूज़ किए हैं, हेलो आया एसटीआर पॉइंटर में, और एसटीआर पॉइंटर गया आपका पॉइंटर टी में। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू है वो आपकी 505 तक गई। तो ये एड्रेस है, फिर इसके अंदर उसका एड्रेस है। तो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग पॉइंटर में 5000 गया एसटीआर पीटीआर में, एसटीआर पीटीआर की वैल्यू गई टी के अंदर। तो जो एक्चुअली तो टी क्या है, दोनों को पॉइंट करेगा, फिर धीरे धीरे आपका एक एक वैल्यू आपका लेता चला जाएगा। तो आपने 2 पॉइंटर यूज़ किए, तो उन पॉइंटर के एड्रेस तो दोनों सेम ही पे जाएँगे, क्योंकि आपने दोनों को किसके साथ जोड़ा है, एसटीआर पीटीआर के साथ। तो पॉइंटर इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यू अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो आप पॉइंटर का यूज़ अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने अभी हमने डिस्कस किया पॉइंटर क्या होता है, एरे के साथ कैसे काम करता है, स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, वो सारे। तो असाइनमेंट ऑफ ए पॉइंटर द सेम डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर। तो आप क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो डेटा टाइप आपकी सेम होनी चाहिए। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, कोई वैल्यू असाइन करेंगे, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन आप कर सकते हैं। प्लस माइनस मीन्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया कि आप प्लस प्लस करते जा रहे थे पॉइंटर को, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग लिख दी थी उसने, पूरी की पूरी एरे लिख दी थी। तो आप बेसिक अरिथमेटिक इस तरह के ऑपरेशंस आप कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो पॉइंटर विद द असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड। कैसे, कि आपके पास ऑपरेंड होना चाहिए, ऑपरेंड आपको वैल्यू असाइन करे। जैसे अभी हम कर ही रहे थे, जब हम बोल रहे थे कि एम्परसेंड एन नम, वो पी में जा रहा है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो वैल्यू। ये सिंपल एग्जांपल है कि आपने क्या किया, आई में 5 लिया, एक पॉइंटर लिया आपने आईपी, यानी कि इंटीजर पॉइंटर लिया, एक आपने वॉइड पॉइंटर लिया। तो जो आपका एम्परसेंड एड्रेस ऑफ आई है वो आपने किस में डाला, इंटीजर पॉइंटर में। इंटीजर पॉइंटर को डाला वॉइड पॉइंटर में, क्योंकि हमें वॉइड पॉइंटर को कुछ तो देना पड़ेगा, नहीं तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो उसको डाला हमने वॉइड पॉइंटर पे। तो जब हम इसको लिखवाएंगे, अब स्टार वीपी, तो जब भी हम इसको वॉइड पॉइंटर के अंदर की वैल्यू को लिखवाएंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें टाइप कास्ट। अभी तो मैंने आपको बताया आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट। तो वॉइड पॉइंटर किसका पॉइंटर है, इंटीजर का। पॉइंट किसको कर रहा है, वैल्यू को। तो आपने लिखवा दिया ये, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या लिखेगा वो 5। फिर आपने वॉइड पॉइंटर की वैल्यू आईपी में डाली, यहाँ पे भी क्या लिखेगा 5, क्योंकि दोनों में ही वैल्यू
आपकी कितनी क्या है 5। पहले आपने एड्रेस डाला था तो उसने एड्रेस लिया, उस एड्रेस को आपने असाइन कर दिया वॉइड पॉइंटर को, और फिर वॉइड पॉइंटर को आपने इंटीजर वैल्यू कंसीडर करके लिखवा दिया, तो यहाँ पे भी वही लिखेगा और यहाँ पर भी सेम वैल्यू लिखेगा। तो इस तरीके से आप बेसिक असाइनमेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ असाइनमेंट, तो आप बेसिक पॉइंटर असाइनमेंट कर सकते हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे कि आपने एक एरे ली, आपने उस एरे को क्या किया, देखो यहाँ पे आपने पॉइंट किया, पॉइंट किसको किया, a प्लस आई, ठीक है, और ये क्या है पॉइंटर, तो आपका सम लिखवाता जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो वो है लिखवाने का, तो ये आपका एडिशन था जो आपने विदाउट पॉइंटर असाइनमेंट किया, लेकिन यहाँ पे आप विद पॉइंटर असाइनमेंट कर रहे हैं। कैसे, ए लिया, आई लिया सम, अब आपने यहाँ पे वेरिएबल लिया p विच इज़ अ पॉइंटर ऑफ इंटीजर टाइप, और a को आपने p में डाल दिया, और यहाँ पे क्या करें, उसकी वैल्यू को सम में ऐड करते चले जा रहे हैं, और p प्लस प्लस, तो वो आपका सिंपल एक्सेस था, लेकिन यहाँ पे आप विद पॉइंटर एडिशन करते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो ऑपरेशन है और थोड़े सिंप्लीफाई होते चले जाएंगे, ठीक है। फिर है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए सेम, आपने एरे लिया, फिर आपने उसके एड्रेस को यहाँ एक्स में डाला, लास्ट एड्रेस को आपने डाला, तो 0th एलिमेंट के लिए आपने 0th एलिमेंट का एड्रेस डाला, लास्ट एलिमेंट के लिए आपने लास्ट एलिमेंट का एड्रेस डाला, तो दिस ऐड ऑफ दिस, तो आपने यहाँ पे लिखवा दिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर, तो आपने यहाँ पे दोनों y माइनस एक्स, तो जो वैल्यू आपकी 9th लोकेशन पे थी उसमें से आपने फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब इस तरीके से भी पॉइंटर यूज़ करके वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर के ऊपर। तो ये क्या करेगा, जब हम आप बोलेंगे एड्रेस ऑफ A0 ये था, एड्रेस ऑफ A9 ये था, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉइंटर इज 9। क्यों 9 है, क्योंकि वो ये ले रहा है 9 माइनस 0, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंटर क्या लिया उसने 9, तो यहाँ से ये सिर्फ 9 माइनस 0 करेगा, क्योंकि आप क्या कर रहा है उसकी लोकेशन, यहाँ पे उसको दे तो दिया उसने आपका एड्रेस, तो A0 का एड्रेस दिया, A9 का एड्रेस दिया, और दोनों पॉइंटर के सब्ट्रैक्शन में उसने किया 9 माइनस 0, तो वैल्यू क्या दी उसने 9, तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब कंपैरिजन ऑफ पॉइंटर्स, तो पॉइंटर मे बी कंपेयर्ड बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब आपके इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, वो सब के थ्रू आप पॉइंटर का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर आपको लगेंगे पॉइंटर को, दो पॉइंटर को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि पॉइंटर बेसिकली तो एड्रेस हैं आपके, वेरिएबल का स्टोर करते हैं। तो जब हम बात करेंगे कैसे करेंगे, तो आपने यहाँ पे एक कॉन्स्ट दिया दैट इज मैक्स 3, तो आपने दो पॉइंटर दिए, पॉइंटर 1 पॉइंटर 2। अभी हमने उसको इनिशियलाइजिंग पॉइंटर सिर्फ डिक्लेयर किया है, पॉइंटर 1 में हमने ये एरे डाल दिया है, पॉइंटर 2 में आपने वेरिएबल का मैक्स माइनस 1, मैक्स मतलब 3, 3 माइनस यानी कि 2, यानी कि आपने एड्रेस किसका डाला है, इसका 200 का एड्रेस इसमें डाल दिया है। फिर आप चेक करोगे, इसमें जो एड्रेस डाला था वो शुरुआत का एड्रेस था, इसमें था, तो ptr1 इज लेस देन इक्वल टू ptr2 एड्रेस ऑफ दिस, तो ये क्या आएगा, मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली ये जो एड्रेस है ये इस एड्रेस से तो छोटा होगा, तो आपको एड्रेस मिलेगा इससे। तो आप इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। तो आप प्रिंट करा वैल्यू ऑफ दिस और उसकी ptr1 की वैल्यू, सो पॉइंटर टू द प्रीवियस लोकेशन, उसको प्लस प्लस कर सकते हैं, तो ptr प्लस प्लस 1 आई प्लस प्लस, तो आपका ये पूरा वाइल लूप चलेगा कि वो जब तक एड्रेस देता रहेगा जब तक कि आपके सारे के सारे वेरिएबल नहीं आ जाते हैं। तो आपके जो नॉर्मल बेसिक ऑपरेशन है पॉइंटर के, वो आप कर सकते हैं, पॉइंटर को आप कंपेयर भी करा सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। तो बेसिकली तो ये आपको ये एरे ही लिख के देगा, लेकिन अब आप क्या यूज़ कर रहे हैं पॉइंटर, तो एड्रेस के साथ, कि पहले वो लिखा है एड्रेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या था पहले 0, तो 0 पे क्या है, जो भी वैल्यू है आपकी वो लिखवा देगा पॉइंटर की, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ptr1 की लिखवा देगा, और सो ऑन। तो कब तक करता जाएगा, जब पॉइंटर प्लस प्लस होता जाएगा। तो पहले उसने आई की वैल्यू लिखी, पॉइंटर 1 की वैल्यू लिखी, आई की वैल्यू लिखी, पॉइंटर 1 यहाँ पे एड्रेस लिखा, यहाँ पे वैल्यू लिखी, यहाँ पे फिर से ये सेम है, आई तो बढ़ता ही जाएगा, आई तो आप लिखवा ही रहे हैं, नॉर्मल है आई तो,
लेकिन यहाँ पे आप लिखवा रहे हैं पॉइंटर का एड्रेस और ये लिखा रहे हैं पॉइंटर की वैल्यू। सिमिलरली आप बढ़ाते जाएंगे जब तक आपका ये कंप्लीट हो नहीं जाता। तो आउटपुट क्या आएगी, पहले क्या आएगी, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। मैंने बोला पहले एड्रेस लिखेगा, फिर वैल्यू लिखेगा, फिर एड्रेस लिखेगा, फिर वैल्यू लिखेगा, फिर एड्रेस लिखेगा, फिर वैल्यू। और कब तक लिखेगा, जब द लेस देन इक्वल टू 1 है तो 1 ही रहेगा, क्योंकि हमने उसमें जो डाला है, यहाँ पे डाला है फर्स्ट लोकेशन, ये डाली हमने लास्ट लोकेशन। तो इस तरीके से ये आपका एग्जीक्यूट करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो सिंपल है, प्लस प्लस। अभी हम इतने सारे प्रोग्राम्स में हमने पीटीआर प्लस वन प्लस प्लस किया ही है, तो वो सिमिलरली आपका प्लस प्लस करेगा। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आराम से हो जाते हैं। तो आपने ये वैल्यू ली, वेरिएबल असाइन किया, माइनस किया तो माइनस हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट करेंगे तो आप इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो व्हेन एन एरे इज डिक्लेयर्ड द एलिमेंट आर स्टोर्ड इन एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। तो आपके एरे के भी मेमोरी लोकेशन एडजेसेंट में ही स्टोर होते हैं। तो सिमिलरली जब आप पॉइंटर के साथ करेंगे तो पॉइंटर के भी आपके वैल्यू उसी तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेस के हिसाब से होते चले। जैसे यहाँ पे आपने ए एरे दिया, उसकी साइज लेंथ क्या है, साइज ऑफ ए, साइज ऑफ इंट। आपने ए के साथ स्टार एक्स असाइन किया, आई 0, और यहाँ पे उसकी वैल्यू वो लिखवा दे आई, फिर एक्स एड्रेस लिखवाएगा और स्टार एक्स उसकी वैल्यू लिखवाएगा। तो आपको यही दिखेगा, ये आपको 0 लोकेशन पे मैंने बोला वो एड्रेस लिखवाएगा, वैल्यू लिखाएगा, एड्रेस लिखाएगा, वैल्यू, एड्रेस वैल्यू। हम यही तो दे रहे हैं बार बार कि हम ये लोकेशन दे रहे हैं, दैट वी आर गिविंग आई, आई यानी कि आई का मतलब है आपका ये 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। फिर हम दे रहे हैं उसका एड्रेस और फिर हम दे रहे हैं स्टार करके। तो जब भी हम स्टार और पॉइंटर करेंगे, यानी कि वो पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यूज़ को, तो उसमें क्या आ रही है, वैल्यूज़। तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आ गया है कि किस तरह से पॉइंटर काम करते हैं। तो स्टार जब भी आपने यूज़ किया तो वो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, और यदि हम स्टार के बिना पी खाली लिखा तो वो एड्रेस है पी में, स्टार पी किया तो वो आपको वैल्यू देगा। इतना हमें याद रखना है जब भी हम पॉइंटर को यूज़ कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए यूज़ होता है। एन एरे और ए स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेस एफिशिएंटली विद पॉइंटर्स। बहुत पॉइंटर से क्या है कि आप जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो लिंक लिस्ट हैं, चाहे ग्राफ्स हैं, चाहे ट्रीज़ हैं, वो बड़ी आराम से आप एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि यदि मेमोरी करप्शन आ गया या कोई इनकरेक्ट वैल्यू पॉइंटर में आ गई तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है। मेमोरी लीक यदि सी में होता है तो उसके लिए भी पॉइंटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। और इनिशियलाइज्ड पॉइंटर्स माइट कॉज ए सेगमेंटेशन फॉल्ट। यदि आप उसको कुछ भी असाइन नहीं करते हो, उसको वॉइड ही रखते हो, तो आपको सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब हम बात करेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की। बात बहुत जल्दी फास्ट बात करेंगे, क्योंकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिर्फ आपको समझना है कि होता क्या है, क्योंकि पॉइंटर आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली दो तरह की मेमोरी होती है आपकी, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो स्टैटिक का मतलब क्या है कि आपकी मेमोरी फिक्स है, लेकिन डायनामिक का क्या है कि मेरा काम होता गया, मैं फिर उसको रीएलोकेट कर दूँ, फिर मेरा काम हो गया, मैं रीएलोकेट कर दूँ। So while any compiler is allocating static में जब करता है, static में जब वैल्यू होती है, memory refer to a static memory allocation, तो आपका जो काम है वो कंपाइलर टाइम काम हो जाता है कि कंपाइल टाइम पे आपको पता चलता है। लेकिन जब मेमोरी एलोकेशन आप रन टाइम करना चाहते हो तो डायनामिक मेमोरी, दो तरह की जो हमारी मेमोरी है, स्टैटिक एंड डायनामिक। तो स्टैटिक हमेशा कंपाइल टाइम होती है, डायनामिक हमेशा रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होती है। तो आपका जो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का जो मेजर डिफरेंस यही है कि ये कंपाइल टाइम पे होती है, ये रन टाइम पे होती है, ये फिक्स्ड और प्री डिफाइंड होती है, ये चेंज होती रहती है। नाम से ही पता चल रहा है डायनामिक, तो ये चेंज होती रहती है। मेमोरी स्टैक की फॉर्म में, सेक्शन ऑफ मेमोरी में होती है, ये हीप की फॉर्म में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, ये आगे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको काम लगेंगे कि जब हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो क्या होता है, और जब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ ऑटोमेटिकली डी एलोकेट हो जाती है जब आपका फंक्शन रिटर्न करता है या प्रोग्राम से एग्जिट करते हैं, ये एक्सप्लिसिटली डी एलोकेट होती रहती है, फ्री होती रहती है।
कैन नॉट हैंडल अनप्रिडिक्टेबल डेटा साइज। यदि आपको पहले से डेटा साइज नहीं पता है तो यहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ये हैंडल कर लेता है। प्रोसेसिंग टाइम इसका अच्छा होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी कम आती है क्योंकि आप डायनामिकली कर रहे हैं। ये पूरी प्री प्लान्ड है, प्री डिटरमाइंड है, तो आपका काम आसान हो जाता है, लेकिन यह प्री डिटरमाइंड नहीं है, रन टाइम पे हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ी आपको एफिशिएंसी के इश्यू आते हैं। तो जब भी हम मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो 2 तरीके की हैं, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। अब जब हम मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं सी के अंदर और स्पेशली पॉइंटर के अंदर, तो वो क्या यूज़ करता है? मैलॉक। मैलॉक स्टैंड्स फॉर मेमोरी एलोकेशन, और उसमें आपको उसका जो सिंटैक्स वो क्या कहता है कि मैलॉक इज़ अ फंक्शन जहाँ पे आपको उसका साइज़ देना रहता है। वेयर साइज़ द नंबर ऑफ बाइट्स टू एलोकेट, कि हमें कितना एलोकेट करना है। द मेमोरी एलोकेटेड मैलॉक इज़ अनइनिशियलाइज्ड मीनिंग इट्स कंटेन, इनिशियली जब आप मैलॉक और साइज़ देते हैं यानी कि वो गार्बेज वैल्यू है उसके अंदर। लेकिन जब आप उसको डिफाइन करके उसका साइज़ दे देते हैं तो return a void point to allocate memory that needs to be converted to the pointer of required type, otherwise it returns null pointer। तो यदि वो यूज़ नहीं करोगे तो null pointer आपको देगी। तो जैसे यहाँ पे मुझे इस पॉइंटर को एलोकेट करना है 20 बाइट, तो वो क्या कर रहा है, इंट आप जो मैलॉक कर रहे हो उसका साइज़ क्या है 20 बाइट्स। 20 बाइट्स का मतलब क्या है कि यदि मुझे 5 इंटीजर स्टोर करने हैं, सिंपल है, आप इसको समझना पड़ेगा कि मैलॉक कैसे काम करता है। यदि मुझे 5 इंटीजर स्टोर करने हैं, एक इंटीजर का साइज़ है 4 बाइट, तो मेरा साइज़ क्या चाहिए 5 इंटू 4, यानी मुझे कितनी मेमोरी चाहिए? मुझे चाहिए 20 बाइट्स। तो मुझे मैलॉक क्या करना है 20 बाइट्स, क्या करेगा इंटीजर, पॉइंटर कैसा करेगा इंटीजर वैल्यू, और वो आपका पीटीआर को दे। इन दिस अबव मैलॉक कॉल वी हार्ड कोडेड, हमने पहले से उसको बता दिया है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स हमें 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए चाहिए। हम नहीं भी बताएँगे तो भी वो अपने हिसाब से उसको एलोकेट कर ही देगा। लेकिन यहाँ पे हम उसको पहले से बता रहे हैं कि आपको इतने ही मिलेंगे। इससे क्या होगा कि यदि उतने होंगे तो ही वो नहीं मिलेंगे उसको, तो वो उतने साइज़ को ऑपरेट करके उतना उसको स्टोर कर देगा उसके लिए, कि भई इसको मैंने इतने इंटीजर दे देने हैं। और यदि मुझे पहले से नहीं पता है तो साइज़ ऑफ इंट मल्टीप्लाई बाय 5, ये तो मुझे पता था कि 4 बाइट है। यदि मुझे नहीं पता होता कि इंटीजर का साइज़ 4 बाइट है, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ साइज़ ऑफ, तो जिसका भी मुझे साइज़ चाहिए, इंटीजर चाहिए तो इंट का, कैर चाहिए तो कैर का, जिसका मुझे चाहिए मैं उसके साथ इसको मेमोरी अवेलेबल करा सकती हूँ। तो मैलॉक बेसिकली क्या करता है, आपको मेमोरी एलोकेट करता है, अवेलेबल कराता है बेसिकली। तो यहाँ पे ये साइज़ 5 फेल्ड और पास, यदि वो नल है तो एलोकेशन फेल्ड, और नल नहीं है तो वो एलोकेट कर देगा। तो यदि आपका, तो ये 20 बाइट ऑफ मेमोरी उसको ब्लॉक को डायनामिकली आपके पीटीआर को वो असाइन कर देगा। तो ये आपकी 20, तो मैलॉक का जो काम है वो मेमोरी एलोकेशन का। फिर है कैलॉक। कैलॉक का काम है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन, इनकी आपको कॉन्टिन्यूअसली फंक्शन के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसकी एलोकेटेड मेमोरी को इनिशियली ज़ीरो करके आपको डिफ़ॉल्ट ज़ीरो वैल्यू रखेगा कैलॉग के अंदर, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी स्पेस दे के। तो आपको कॉन्टिन्यूअस मेमोरी स्पेस दे दिया है तो वो उसको ज़ीरो कर देगा। बैटरी गई? इतनी लो है कि कितनी लो है? ओके। तो कैलॉग बेसिकली क्या कर रहा है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट कर रहा है, तो वो पहले से ही बता देगा कि इतने एलिमेंट्स को इतनी साइज़ की जो मेमोरी है वो आपको असाइन कर देनी है। तो इसका सिंटैक्स भी वैसा ही है मैलॉक की जैसे ही, कैलॉग साइज़ ऑफ इंट और 5 फेल्ड और पास, यदि नल आएगा तो एलोकेशन फेल्ड, और नल नहीं आएगा तो एलोकेशन पास। तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही करेगा, कैलॉग 5 कॉमा साइज़ ऑफ इंट असाइन कर देगा कॉन्टिग्यूअस मेमोरी स्पेसेस के अंदर। तो 5 ब्लॉक 4 बाइट के डायनामिकली आपको असाइन कर देगा। अब फ्री फ्री क्या करेगा, आपकी मेमोरी को फ्री करेगा। तो मेमोरी एलोकेशन जो आपने की है उस पॉइंटर को फ्री कर देगा। तो ये बेसिकली आपका है, इट इज़ एसेंशियल टू फ्री मेमोरी दैट इज़ नो लॉन्गर नीडेड, ताकि मेमोरी लीक्स ना हो, उससे बचने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, फ्री। तो फ्री का काम क्या है, उस पॉइंटर को जिस भी मेमोरी को वो पॉइंट कर रहा है उसको फ्री कर दे।
तो कैसे फ्री करेंगे? आपने पॉइंटर फ्री द मेमोरी आफ्टर कंप्लीटिंग, तो जैसे ही आपका ऑपरेशन कंप्लीट हुआ आपने कहा फ्री पीटीआर, तो जैसे ही ये फ्री कॉल होगा उससे क्या होगा, आपका नल वैल्यू आ जाएगा और वो वाली जो मेमोरी है वो आपकी फ्री हो जाएगी। तो जो आपने असाइन किया, जैसे आपने पॉइंटर को असाइन किया, अब जैसे ही आपने फ्री पॉइंटर किया तो ये मेमोरी अब रिलीज़ हो गई है किसी और काम के लिए। तो जैसे ही आपने 5 ब्लॉक असाइन किए कैलॉग के थ्रू, आपने काम किया, ऑपरेशन किया और फिर उसको क्या कर दिया, फ्री। फ्री किया मीन्स वो खाली हो गई है। तो आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। रीएलोक मीन्स दोबारा से एलोकेट करना है। तो यदि मुझे साइज़ चेंज हो गया, पहले मैंने 5 इंटीजर वैल्यू करनी थी मुझे, तो मुझे 20 बाइट से काम चल रहा था। लेकिन अब मुझे हुआ कि नहीं, मुझे 6 इंटीजर वैल्यू करनी है। तो अब मुझे कितना चाहिए, 24। तो यदि मुझे इस तरह से चाहिए तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी रीअलोक फंक्शन। तो यूज़ टू रीसाइज़ अ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। पहले पीटीआर में हमने 20 बाइट डाला था, अब मुझे डालना है 24 बाइट। तो यदि मुझे ऐसा करना है तो आई हैव टू यूज़ उस पॉइंटर का नाम और उसका नया साइज़ मैं दे दूँगी, तो दैट इज़ कॉल्ड रीअलोक फंक्शन। तो आप दिस फंक्शन रिटर्न ए पॉइंटर टू द न्यूली एलोकेटेड मेमोरी और नल इफ द रीअलोकेशन फेल्स। सिंपल है, नल है तो रीअलोकेशन फेल हो गया है, तो उसको कुछ असाइन नहीं होगा, और यदि ये नल नहीं आया तो आपको असाइन हो जाएगा। तो सिमिलरली आप मैलॉक किया, जैसे आपने साइज़ दिया, लेकिन अब मेरे को 10 का चाहिए, तो मैंने उसको क्या मैलॉक किया था 5 के हिसाब से, फिर मेरे को रीअलोक करना पड़ा 10 के हिसाब से, तो 10 इंटू साइज़। यदि नल आया तो रीएलोकेट नहीं होगी, नल नहीं आया तो उसको एलोकेट हो जाएगी। तो ये क्या है, रीलोक फंक्शन। तो सेम ऐसे पहले 5 दिया था, अब 10 दिया, वहाँ 20 बाइट थी, अब यहाँ पे क्या आ गई, 40 बाइट। तो मैलॉक ने आपको 20 बाइट दी, रीएलोक करके मेरे को उसको डबल किया, 10 इंटीजर चाहिए तो मुझे 40 बाइट चाहिए। तो इस तरह से सिंपली आप मेमोरी एलोकेट, तो मैलॉक से मेमोरी एलोकेट कर सकते हो आप, नल होगा तो नहीं करेगा, रीएलोक से आप उसको 5 था तो 8 कर सकते हो, होगा तो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। यदि आप उसको श्रिंक करना चाहते हो बैक टू 5 एलिमेंट्स, तो आप फिर से रीएलोकेट करके उसको श्रिंक कर सकते हो, और पॉइंटर में फाइनली फ्री द मेमोरी फ्री करनी है तो आपने लिखवा दिया और फ्री पॉइंटर। तो ये प्रोग्राम में आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको सारे फीचर्स जितने भी मैलॉक, रीलॉक, फ्री, ये सारे आपके जो फंक्शन हैं आप यूज़ कर सकते हो पॉइंटर के ऊपर। तो पॉइंटर के लिए इतना ही। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स की। तो अब स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका सी प्रोग्रामिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या करता है कि जैसे मुझे स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो मैं स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर और उसका ही क्लास, वो तीनों का एक स्ट्रक्चर बना के रख लूँ। तो सी में सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रक्चर का, जहाँ पे आप क्या करते हो कि रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, जैसे मुझे बुक का स्ट्रक्चर बना दे, लाइब्रेरी का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैंने एक बुक का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें बुक का टाइटल है, ऑथर है, सब्जेक्ट है और बुक आईडी है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर। तो अब मुझे बार-बार ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्ट्रक्चर को बुलाऊँगी, मेरा काम हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे करता है? स्ट्रक्चर इज़ अ कीवर्ड जो आपको स्ट्रक्ट इज़ अ कीवर्ड जो आपको यूज़ करना पड़ता है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एक्चुअली जब भी आप नंबर ऑफ आइटम्स को ग्रुप करना चाहते हो सी के अंदर, तो आप क्या बनाते हो, उसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेसिकली ग्रुप ऑफ आइटम्स आप बनाते हो। कैसे डिफाइन करते हैं, आपको क्या यूज़ करना है, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट इज़ द कीवर्ड जो आपको यूज़ करना है। फिर उस स्ट्रक्चर का जो भी आपको टैग देना है, फिर उसकी मेंबर ऑफ कितने मेंबर हैं, जैसे हमने बात की थी टाइटल, टाइटल था, ऑथर था, बुक का नाम था और बुक की आईडी था। तो ये सारे क्या बन जाएँगे, उसके मेंबर डेफिनिशन, कि भई बुक आईडी है तो इंटीजर होगी, बुक का टाइटल है तो कैरेक्टर स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग होगा। तो वो सारे क्या बन जाएँगे, उसके मेंबर डेफिनिशन। कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी आपको आपने बोला स्ट्रक्ट बुक्स, बुक्स का स्ट्रक्चर बनाया, टाइटल का साइज़ आपने 50 दिया, कैरेक्टर, ऑथर का 50 दिया, कैरेक्टर, सब्जेक्ट का 100 दिया, कैरेक्टर, बुक आईडी इंटीजर, और स्ट्रक्ट का क्या बना, उसका आपने उसका जो अलाइस दिया वो दिया बुक। तो जब भी आप स्ट्रक्ट बनाया बुक्स का, लेकिन आप रेफर किससे करेंगे, बुक से। तो जब भी आप डिफाइन करेंगे वन और मोर स्ट्रक्चर वेरिएबल आप यहाँ दे सकते हैं। अब जब भी मुझे इसको यूज़ करना है तो स्ट्रक्ट टैग इज़ ऑप्शनल, ईच मेंबर डेफिनिशन इज़ अ नॉर्मल वेरिएबल डेफिनिशन। आप यहाँ पे इंट आई, इंट जे भी कर सकते थे, स्ट्रक्चर बनाना है आपको, लेकिन यहाँ पे हमने किसका स्ट्रक्चर बनाया है, बुक का। बुक के स्ट्रक्चर में टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और
बुक आईडी यूज़ किया है। अब वैल्यू आप दोगे, जैसे एड्रेस है, एड्रेस कैन बी अ स्ट्रक्चर। ये याद रखना है जब भी डिफाइन करोगे एंड होगा सेमीकोलन से। तो आपकी कर्ली ब्रैकेट में आपने नाम, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन और ये, तो ये मेरा स्ट्रक्चर किसका बन गया? एड्रेस का। तो सी में जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उसमें आप 3-4 डेटा आइटम्स को इकट्ठा करके उसकी ग्रुपिंग करते हो। तो उस ग्रुप का एक नामकरण करते हो आप, जैसे यहाँ मैंने नाम दिया है एड्रेस, तो एड्रेस इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो हाउ टू डिक्लेयर इनिशियलाइज़ एक्सेस अ स्ट्रक्चर, मैंने दिया बुक, इंट में मेन में स्ट्रक्ट बुक, उसका मैंने बुक 1 बनाया। क्या बनाया उसका? स्ट्रक्ट बुक का वेरिएबल। वेरिएबल कौन है? बुक 1। बुक 1 में डाला लर्न सी, डेनिस रिची 67.50 325, यानी कि उसका जो प्राइस है वो है 675 पैसा और उसमें पेजेस कितने हैं? 325। तो मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके उसका एक वेरिएबल बना सकती हूँ स्ट्रक्चर का। यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है? बुक 1। किसका? स्ट्रक्ट बुक। स्ट्रक्ट बुक तो मेरा स्ट्रक्चर ही है। और फिर टाइटल लिखवा दिया बुक 1 डॉट टाइटल, तो ये टाइटल यहाँ आ गया। बुक 1 डॉट ऑथर, बुक 1 डॉट प्राइस, बुक 1 डॉट पेजेस, साइज ऑफ स्ट्रक्ट बुक। तो मुझे बुक का स्ट्रक्चर का साइज चाहिए, तो साइज ऑफ स्ट्रक्ट बुक, तो ये मुझे क्या करेगा? ये वैल्यू देगा। टाइटल में क्या आ गया? लर्न सी, डेनिस रिची, प्राइस ये साइज ऑफ बुक स्ट्रक्ट इज 48, टोटल कितना उसने कैरी किया। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये मुझे उसका साइज़ रिटर्न करेगा कि उस स्ट्रक्चर का साइज़ क्या था। तो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम डॉट से उसको एक्सेस करते हैं। तो उसके जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम डॉट के साथ, तो ये आपने बना दिया उसका वेरिएबल। किसका वेरिएबल है ये? एक्चुअली ये स्ट्रक्चर है। कौन से स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर बुक का। उसका नाम क्या है? बुक 1। तो बुक 1 के साथ मैं जब भी इसको यूज़ करूँगी तो मुझे बता देगा। सिमिलरली स्टूडेंट का बनाया मैंने, आईडी 1, आईडी 2, ए, बी, परसेंटेज। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 टू ए, बी 90.5। तो अभी मैं साइज़ ऑफ रिकॉर्ड 1, अब रिकॉर्ड 1 क्या है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट का वेरिएबल है रिकॉर्ड 1, एक्सेस करना है तो डॉट डॉट के साथ मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये क्या करेगा? 16 एड्रेस देगा, फिर एड्रेस देगा, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। तो आपको यहाँ से आपका आईडी 1 मिल जाएगा 2, ए, बी और 90.5। क्यों 2 एम्प्टी बाइट्स हैं हमारी? क्यों 2 एम्प्टी बाइट्स हैं? क्योंकि हमने उसको आईडी 1, आईडी 2 और इस तरीके से रिकॉर्ड परसेंटेज हमने दिया है। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा परसेंटेज, क्योंकि इन्होंने एक-एक बाइट में ही काम चल गया। ठीक है? इसीलिए। So in order to align the data in memory, one or more empty bytes are inserted between memory addresses which are allocated for other structure members while memory allocation. तो इसको हम बोलते हैं structure padding. So advantage of using structure, data organize रहता है, कोड की यूजेबिलिटी कर सकते हो। कितना आपको स्टूडेंट का डेटा चाहिए था, स्टूडेंट का बन गया। बुक का चाहिए था, बुक का बन गया। कोड रीयूजेबल है, सेम कोड आप स्ट्रक्चर्स के लिए, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर अब है नेक्स्ट यूनियन। स्ट्रक्चर में तो आपने बनाया कि आपने स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नाम और कर्ली ब्रैकेट में जितने भी डेटा एलिमेंट्स देने थे आपने दे दिए। उसके और बाद सेमीकोलन से आपने टर्मिनेट कर दिया। फिर आपने उसका वेरिएबल बनाया और डॉट के साथ उसके सारे के सारे डेटा एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। यूनियन इज़ ऑल्सो स्पेशल टाइप डेटा टाइप जो कि सी में डेटा स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है? इन द सेम मेमोरी लोकेशन। स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था। यहाँ पे आप यूनियन के साथ भी बहुत सारे मेंबर्स, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे ऑफ यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पस, जो कि स्ट्रक्चर नहीं करता है। स्ट्रक्चर ऐसा नहीं करता है। तो यूनियन कैन बी डिफाइंड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट variable or different types in the same memory location. The union can also defined as many members, but only one member can contain a value at a particular point in time. तो इससे एक्चुअली सेम मेमोरी लोकेशन को आप यूनियन में यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो वहाँ पे आपने स्ट्रक्ट यूज़ किया था, यहाँ पे कीवर्ड है यूनियन। यूनियन डेटा, इंट आई, फ्लोट एफ, कैर, यानी कि आपने 3 एलिमेंट लिए यूनियन के अंदर। अब यूनियन डेटा का आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल, क्या नाम था उसका? डेटा। मेमोरी साइज ऑक्यूपाइड बाय डेटा इज साइज ऑफ डेटा, तो ये क्या आएगी? 20। वो
ये देखेगा कि हाईएस्ट कितनी चाहिए मुझे, उतनी एलोकेट करेगा। तो यहाँ पे यूनियन में मेमोरी वेस्टेज के चांसेस कम हैं, ठीक है। तो सेम वे आपने डेटा लिया, आपने आई में डेटा डॉट आई वेरिएबल में डाला 10, डेटा डॉट एफ में आपने 22.5, स्ट्रिंग कॉपी डेटा डॉट एस टी आर, यानी कि इसमें एस टी आर में डाला आपने सी प्रोग्रामिंग। तो जब आप इसको लिखवाएंगे तो ये क्या आ गया आपका आउटपुट, डेटा डॉट आई में आया 1917 दिस, डेटा डॉट एफ में आया ये, क्योंकि आपने डी और एफ लिखवाया। फिर स्ट्रिंग में आया सी प्रोग्रामिंग। ये क्यों आया? क्योंकि आपने वहाँ पे उसको एक्चुअली पहले से ही इंट और फ्लोट का जो भी था वो आपने डिफाइन किया। तो इस तरीके से आपका जो यूनियन है वो काम करता है। तो आपकी जो एग्जैक्ट आउटपुट यदि आपको चाहिए तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। यदि आपने ये नहीं दिया था तो आपकी कैसी आउटपुट आ रही थी? आपकी आउटपुट रैंडम आ रही थी, गार्बेज आ रही थी। लेकिन जब आपको यदि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा? उसको कॉलन करके डेटा डॉट आई, फिर वैल्यू अलग-अलग से आपको असाइन करके उसको वैल्यू देनी रहेगी। तो इस तरीके से आपका क्या काम करता है? यूनियन काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट दोनों का डिफरेंस समझना है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। तो स्ट्रक्चर इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट ग्रुप डिफरेंट डेटा टाइप्स, लेकिन यहाँ पे अलाउ स्टोरिंग डिफरेंट डेटा टाइप इन द सेम मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट मेमोरी लोकेशन था, यहाँ पे सेम मेमोरी लोकेशन है। यहाँ कीवर्ड स्ट्रक्ट यूज होता है, यहाँ पे यूनियन यूज होता है। साइज इज द सम ऑफ द साइजेस ऑफ ऑल मेंबर्स, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जो मैंने अभी आपको दिखाया, जो हाईएस्ट मेमोरी लोकेशन लेगा उतना उसको असाइन होगा। ईच मेंबर विद इन अ स्ट्रक्चर इज एलोकेटेड यूनिक। यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी है, इसलिए मैंने अभी आपको आउटपुट दिखाई तो अलग अलग आउटपुट आई, तो शेयर्ड थी, इसीलिए आपको अलग अलग करके ही लिखना पड़ेगा। तो वो आपको अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है यूनियन में। डेटा नो डेटा ओवरलैप तो यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ पे फुल डेटा ओवरलैप होता है, जिसका एग्जाम्पल जस्ट मैंने ये प्रोग्राम जो जस्ट मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे पूरी ओवरलैपिंग हो रही थी। ये आप दिख रहा है, ये अलग दिखा रहा है, ये अलग। लेकिन इस ओवरलैपिंग से बचने के लिए मैंने क्या किया, पहले ये असाइन किया, फिर ये लिखवाया, फिर ये असाइन किया, फिर ये लिखवाया, फिर ये किया, फिर ये लिखवाया। क्यों करना पड़ा मुझे ये? क्योंकि वो क्यों क्यों करना पड़ा? क्योंकि फुल डेटा ओवरलैप एज़ मेंबर शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। ऐसे इंडिविजुअल मेंबर कैन एक्सेस एट अ टाइम, ओनली वन मेंबर कैन बी एक्सेस्ड एट ए टाइम। अभी जो मैंने आपको यूनियन का एग्जाम्पल दिखाया, उससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि भाई एक टाइम पे एक ही डेटा एलिमेंट एक्सेस कर पा रहा था, एक ही मेंबर एक्सेस कर पा रहा था। तो यदि मैं सी अनलॉकिंग सीरीज की बात करूं, तो ये पूरी सीरीज में, ये आज की वीडियो की मैं बात करूँ तो हमने पॉइंटर्स की बात की, स्ट्रक्चर्स की बात की, यूनियंस की बात की। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इस पूरे वीडियो में जो आपको समझना है, वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का डिफरेंस है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के साथ, जो कि आगे की सीरीज में, यानी कि आप जब और हाई लेवल लैंग्वेजेस करेंगे तो सब में आपको काम ये वाला कंसेप्ट आने ही वाला है। तो आपको ये ध्यान से समझना है। पॉइंटर जो आपकी मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं किसी भी वेरिएबल का, स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर बना के आपको असाइन करते हैं, यानी कि बहुत सारे डेटा आइटम्स को कलेक्ट करके आप एक साथ में अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ यूज़ कर सकते हो। सेम यूनियन का काम है, बट सेम मेमोरी लोकेशन असाइन होती है तो ओवरलैपिंग होने के, डेटा ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सी में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मैं और नई सीरीज़ लेके आऊँगी, आप अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं जो सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं। अदरवाइज इस सीरीज में हमने सी किया है, लूप्स, कंसेप्ट, ऑपरेटर्स, वेरिएबल, आइडेंटिफायर सब कर लिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट एरे, स्ट्रिंग वो सब किया, और अब हमने बात कर ली पॉइंटर्स की, स्ट्रक्चर की और यूनियन की। मिलते रहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज टेक टॉक्स विद प्रोफेसर विशाल।